प्रेस कॉन्फरन्स महत्वाचा मुद्दा आहे, कारण तेच म्हणतात की इतर पक्षात काम केलेली लोक आपल्याकडे येत आहेत. मग इतर पक्षातले लोक जर त्यांच्याकडे येणार असतील तर भाजपचा वंश तरी नेमका कोणता आहे? आणि आजचं जे राजकारण चाललेलं आहे ते अत्यंत निर्गुण आणि घृणास्पद आहे. अत्यंत निर्गुण आणि घृणास्पद आहे. म्हणजे त्यांच्या सोबत जे येतील ते आपले हे एक राजकारणात मी समजू शकतो, पण नुसते सोबत येतील ते नाही. आपले जे गुलाम होतील ते काही काळ आपले, त्यांचं काम संपल्यानंतर नवीन गुलाम येतील, हे गुलाम जातील. हे गुलामगिरीकडे वाटचाल करणारी ही दिशा त्यांनी ठरवलेली आहे आणि त्याचा सगळ्यांनी प्रत्येक पातळीवरती विरोध करायला पाहिजे. संजय राऊत बद्दल मला नक्कीच अभिमान आहे, कारण ज्या पद्धतीने नड्डा पक्ष वाढवतोय, ठीक आहे, एक गोष्ट नक्की की राजकारण म्हटल्यानंतर आपण साधारणतः बुद्धिबळाची त्याची तुलना करतो, पण आजचं राजकारण जे आहे त्याच्यामध्ये बळाचा वापर चाललेला आहे. आणि नुसतं बळ आज तुमच्याकडे आहे म्हणून तुम्ही जर का इतरांना संपवण्याच्या मागे लागणार त्याचा विचार सुद्धा नड्डा साहेबांनी आणि भाजपाने करण्याची आवश्यकता आहे. संजय राऊतबद्दल मला अभिमान आहे. संजय माझा जुना मित्र आहे. संजय राउत मेरे पुराने दोस्त हैं, अभी अभी से फैमिली से लेके आया और उन्होंने बताया है कि मैं उनके साथ हूं। संजय राउत को गुनाह क्या है, उन्होंने क्या ऐसा किया है कि जिसको लेके ईडी ने अटक केलेली आहे, तो तरीका ईडी ने इस्तेमाल किया है उन्हें अरेस्ट करने का, वो गलत है. हे फार महत्वाचं वाक्य आहे आणि तोही शरण जाऊ शकला असता. जे शरण तिकडे गेले, संजय राउत जो है वो भी सरेंडर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया. उन्होंने आखिरी तक जो फाइट करने की जो है वो बात कही और वो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आसान था. जो दूसरे लोग जो है वो सरेंडर हुए उनके प्रेशर को, ये संजय राउत के लिए भी आसान तरीका था, लेकिन संजय राउत ने वो तरीका नहीं मला असं वाटतं की आज एक जुनी आठवण जे शिवसेना प्रमुखांनी मैं आपके साथ एक पुरानी याद जो है वो एक शेअर करना चाहता हूँ. दुसरं महायुद्ध जेव्हा पेटलेलं होतं त्यावेळेला हिटलर जोरात होता. जब दूसरा युद्ध था वो शुरू था, तब हिटलर बहुत अग्रेसिव था और वो सबसे शक्तिशाली था. डेव्हिड लो नावाचे एक व्यंगचित्रकार ब्रिटनमध्ये होते, मूळचे ते न्यूझीलंडचे. डेव्हिड लो एक व्यंगचित्र काढायचे आणि हिटलर नामोर रंगवायचा आणि हिटलरची तळपाई. लेकिन डेविड लो जो एक व्यंग्य चित्रकार थे, वो अपने ब्रश से ऐसा कुछ चित्र निकालते थे हर रोज जिससे हिटलर का कॉन्फिडेंस ही कम होता था. तसं त्याला घेऊन या, तशी परिस्थिती आज आपल्या देशात व्हायला लागलेली आहे. और हिटलर ने आखिर में आदेश दिया कि डेविड लो को आप मेरे सामने लेके जाइए, और यही कुछ स्थिति जो है वो फिलहाल हमारे देश आणि लोक दाखवून जर का शरण आला नाही तर त्याला अडकवून टाकायचं. तो जो कोई इनको सरेंडर नहीं होता है उनके सामने यही विकल्प रहता है कि उसे कुछ भी करके प्रेशराइज किया जाए और उन्हें सरेंडर किया जाए, जो फिलहाल हर जगह पे हम देख रहे हैं भारत में हो रहा है. आज त्याला अटक झालेली आहे. ही अटक आणि सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर मला तर जसं नितीन गडकरी म्हणाले तसं आता संजय राउत को अरेस्ट हुई है आज, और इन सब को हम देखे पर्सपेक्टिव में तो सीधे तौर पे पता चलता है कि इसके पीछे कौन है. तुम्हाला इतर पक्ष संपवायची जर का हौस असेल तर तुम्ही जनतेसमोर जा. जसे तुमचे काही विचार, अगर आपको सभी छोटी बड़ी पार्टियों को खत्म करना है तो आप जनता के सामने जाइए. डेमोक्रेसी में जनता डिसाइड करती है, लेकिन जो तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ईडी का हो या सेंट्रल पार्टी की सेंट्रल लगा 65 वर्ष राज्य केलं. आज काँग्रेसची परिस्थिती बघितल्यानंतर आप देखिए कि कांग्रेस की क्या हालत बना के रखी है. 65 साल तक कांग्रेस ने पूरे भारत पर राज किया है, लेकिन कांग्रेस को क्या करके रखा है. मला एका गोष्टीचा नक्कीच एक अभिमान आहे की मी 2.5 वर्ष जरूर होतो, पण त्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये मुझे आज भी अभिमान है महाविकास आघाड़ी का. 2.5 साल तक हम सत्ता में जरूर थे, लेकिन हम इनके प्रेशर के सामने नहीं. शिवसेना प्रमुख जे सांगायचे की या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात, पद असतील, सत्ता असेल, येते जाते परत येते, पण तू नेहमी लोकांची. शिवसेना प्रमुख ने हमेशा हमें कहा है कि सत्ता कभी परमानेंट नहीं रहती, वो आती है जाती है, लेकिन जो कोई परमानेंट रहते हैं या कायम रहते हैं वो लोग और आपके सपोर्टर्स. हवा गेलेली आहे. त्यांनाही मी सांगू इच्छितो
की निर्गुण और जिनके सिर में अगर हवा गई है, जो ओवर कॉन्फिडेंट है, उन्हें मैं यही बताना चाहता हूँ कि सत्ता आज आपके साथ है, लेकिन कल आपके साथ नहीं रहेगी। नंतर आपण जसे लोकांशी वागलोय तसा तो बदललेला काळ हा कदाचित जास्त निर्गुणपणाने आणि दुष्ट समय बदलता है और जैसे हमने पहले ये किया था, समय बदलने के बाद सामने वाला इंसान भी वैसे आपके साथ अगर बिहेव करेगा तो आपकी हालत क्या होगी, ये जो अभी सत्ता में है उन्होंने जानना चाहिए। जाऊ द्या, त्याच्यावरती मी काय उत्तर देणार नाही. आमच्या केदारनी त्याला उत्तर चांगलं दिलेलं आहे. केदार निगेने उत्तर दिलेलं आहे आणि मला त्याच्याबद्दल काय बोलायचं जे विधान आहे ते फार घातक आहे आणि गंभीर आहे. ते लक्षात घेता प्रादेशिक पक्षांची एकजूट असावी यासाठी आता पुन्हा हा जो मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे पक्ष एकत्र एकच हा महत्वाचा मुद्दा तुम्ही मांडलात. उद्धव ठाकरे फिलहाल जो है वो जेपी नड्डा स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। जे भाजपचं कारस्थान आहे त्याची सुरुवात भाजपा हमेशा प्रादेशिक यानी रीजनल पार्टी को खत्म करने का उन्होंने राजकारण किया है और वो अभी भी वही कर रही है। सगळे पक्ष संपतील म्हणजे प्रादेशिक अस्मिता चिरडून टाकायची. हिंदूंमध्ये पुन्हा सांगतो, और नड्डा का अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो वो वैसा ही है कि प्रादेशिक अस्मिता रीजनल पार्टी जो है वो खत्म करने की कोशिश भाजपा करता है और कर रहा है। आणि पुन्हा मराठी अमराठी असं राजकारण करायचं. स्वतःच्या कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में वो मराठी और अमराठी का राजकारण कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मरना मंजूर लेकिन शरण में नहीं जाऊंगा, ये कहा उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मरना मंजूर करूंगा लेकिन शरण में नहीं जाऊंगा। एक लक्षात घ्या, त्याही वेळेला म्हणजे तेव्हा आणीबाणीच्या वेळेला आणीबाणीला एक अनुशासन पाहिजे म्हणून शिवसेनेने जरूर पाठिंबा दिला होता. कारण ते पुन्हा त्याच्यावर ते बोलतील तुम्हीच पाठिंबा दिला होता. हो, ते अनुशासनासाठी, कारण तो सगळा इतिहास आणीबाणीचा काढला तर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला दिसतील. पण तेव्हा सगळेजण ज्यांचा राजकारणाशी संबंध कि किस तरह से उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता अब फैसला करेगी। ये भी उन्होंने कहा कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कुर्सी आती जाती रहती है, लोगों का जुड़ना जरूरी है। साथ ही सत्ता के नशे में चूर होकर जो कदम उठाए जा रहे हैं जिसका उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, वक्त हमेशा बदलता रहता है। संजय राउत के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास ये विकल्प था कि वो सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने उस विकल्प को नहीं चुना। उनकी गिरफ्तारी गलत है पूरी तरह से, ये भी कहा उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हमारा वक्त आएगा तो सोचिएगा आपका क्या होगा। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसे जेल भेज देते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या हाल किया है, जो बीजेपी के खिलाफ है उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मुझे संजय राउत पर गर्व है। संजय राउत ने वो रास्ता चुना जो आसान नहीं था। मरना मंजूर करूंगा लेकिन शरण में किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगा। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे की इस वक्त चल रही है, जिसमें उन्होंने बड़ी बात कही कि कुर्सी आती जाती रहती है लेकिन लोगों का जुड़ना जरूरी है, हम वापस आएंगे सत्ता में। एक दलाल कोणतरी बोलले, दलाल आहे तो, तर आमदार आणि खासदार ठीक आहेत, पण माझ्या बरोबर आहे ते दमदार आणि वफादार आहेत. जो है वो सवाल जवाब कर रहे हैं, पत्रकार वहाँ बैठे हैं, वो उससे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल जो है वो संजय राउत की अरेस्ट को लेकर ही पूछा जा रहा है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी। आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धि बल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापरले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं, और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए,
हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो। अब वो मजा ले रहे, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? आपने हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है, और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट। और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था, और शायद मैं मानता हूँ कि पब्लिकली भी कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ। तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है, जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं, बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है वो नहीं करते। संजय राउत साहब ने कल कहा कि मैं झुकूंगा नहीं और शरण भी नहीं जाऊंगा, उनकी गिरफ्तारी हुई, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि आज आप परिवार से भी मिलकर आए। नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है, और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। एक प्रश्न असा आहे की आपण जे बोलले की तो वेळ यायची आहे विरोधकांना एकत्र घेण्याची, यायची आहे नाही, वेळ गेलेली नाही किंवा आलेली नाही, आता आपण मध्ये आहोत। आणि आता हे काल नड्डांचं जे भाषण आलेलं आहे ते फार घातक आहे की सगळे पक्ष संपतील किंवा आम्ही संपवू असा त्याचा कंसातला अर्थ आहे। पण माझा प्रश्न असा आहे की भाजपचा हिंदुत्व आहे, शिवसेनेचा हिंदुत्व, आता हे विषय सगळे झालेले आहेत। शिवांगी फ्रॉम जी न्यूज, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो ये कहते हैं कि रोज सुबह उठकर 8 बजे बजने वाला भोपू अब अंदर चला गया। मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का वक्तव्य जो है वो एक सांसद के लिए देना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, कारण मुळामध्ये त्यांचं सगळं सरकारच कोर्टात चॅलेंज झालेलं आहे। नहीं, पूरी सरकार जो है उसी को हमने चैलेंज किया है कोर्ट में, अदालत में। तो फिलहाल मुझे उसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं बंगालमध्ये पण जी परिस्थिती पाहायला मिळते आहे, कुठेतरी तुम्ही प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांशी संपर्क करताय किंवा तुम्हाला कोणी संपर्क केलाय, काही चर्चा झाली? असं आहे की ममता दीदी आहेत, केसीआर आहेत, अशी काही लोक हे संपर्कात आहेत, पण जसं मी म्हटलं ना, काल आता यांचा मुखवटा पूर्ण बाजूला झालेला आहे। आणि जसं मी परवा आपल्या कोश्यारींना एक धन्यवाद दिले होते की तुमच्या पोटातलं ओठावरती आलं अनावधानाने। तो फिलहाल जहाँ जहाँ पे नॉन बीजेपी सरकार है वहाँ पे ये प्रयास उसी तरफ से चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सरकार वहाँ पे गिरा दी। हाल फिलहाल में कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर है उनका स्टेटमेंट विवादों में रहा था, तो मैंने उनको भी एक धन्यवाद दिए थे कि आपने आपके पेट में या आपके दिल में जो सच्ची बात है वो आपके जुबान पे आ गई है, जहाँ पे उन्होंने मराठी वर्सेस पार्टी का एक विवादित बयान किया था। काल शरद पवारांचे अजून एकही वक्तव्य आलं नाहीये, तुम्ही पण बोला, तर अशी चर्चा आहे की संजय राऊतांना एकटं पाडलं जात आहे का, यावर तुम्हाला? मला या फालतू प्रश्नाला उत्तर द्यायचे नाहीये, कारण मी आता उद्धव ठाकरे को सवाल ये पूछा गया था कि शरद पवार की तरफ से कोई बयान लिया है क्या, संजय राउत को जो है वो आइसोलेट कर दिया है महाविकास आघाड़ी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सवालों के जवाब मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसे सवाल जो है ये गलत सवाल है। या दंडेलशाही विरुद्ध न झुकता लढू शकतो ही एक खिडकी, लेकिन आज संजय राउत ने सामने न झुकते भी जैसे लगा।